इस वीडियो में हम बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस सेक्शन वी शैल इवेल्युएट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल अलोंग इस एक्सिस। तो एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसकी एक्सिस में हम एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, हम किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक जनरल पॉइंट हम ले लेंगे जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर कॉइल के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे। द इवेल्युएशन इंटेल्स summing up the effect of infinitesimal current element IDL mentioned in the previous section। तो हमने प्रीवियस सेक्शन में बायोट सावर्ट लॉ का यूज़ किया था, बायोट सावर्ट लॉ देखा था जिसमें एक करंट एलिमेंट की वजह से हम एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। We assume that the current I is steady and that the evaluation is carried out in free space। तो हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा जो करंट है वो स्टेडी है, चेंज नहीं हो रहा है, और ये फाइंड आउट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्री स्पेस में हम फाइंड आउट करेंगे। फिगर 4.11 depicts a circular loop carrying a steady current I। The loop is placed in the YZ plane। तो एक लूप है ये, और ये YZ प्लेन में हमारा लूप प्लेस्ड है। तो ये YZ प्लेन में हमारा सर्कुलर लूप जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो प्लेस्ड है। विद इज सेंटर एट द ओरिजिन O एंड हैज़ अ रेडियस कैपिटल R। तो इसका जो ओरिजिन है, सेंटर है, वो ओरिजिन पे है, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R रेडियस इस सर्कुलर लूप का है। द एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द लूप। जो एक्स एक्सिस है, सर्कुलर एक्सिस किसकी है, लूप की एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। वी विश टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है सर्कुलर लूप के वजह से वो इस एक्स एक्सिस में फाइंड आउट करनी है, और पी पॉइंट पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेट एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द लूप। तो जो पी पॉइंट है उसका डिस्टेंस ये सेंटर से हम एक्स मान लेते हैं। नेक्स्ट इसमें कंसीडर अ कंडक्टिंग एलिमेंट डी एल ऑफ द लूप। तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट हमने डी एल कंसिडर किया। दिस इज शोन इन फिगर 4.11। The magnitude dB of the magnetic field due to dl is given by the Biot-Savart law। तो बायोट-सावर्ट लॉ से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, जैसे हमने प्रीवियस आर्टिकल में देखा था, वो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म में है। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी dB वो ये होगी। नेक्स्ट इसमें नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसमें जो आर है, ये जो आर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मतलब इस इनफाइनाइटसिमल करंट एलिमेंट की वजह से हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ये आर है, जबकि जो एक्स था हमारा डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द लूप का, इस पॉइंट जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है, और आर जो हमारा रेडियस था। तो इनमें रिलेशन हम देख सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से जो आर होगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। Further, any element of the loop will be perpendicular to the displacement vector from the element to the axial point। तो कोई भी एलिमेंट होगा लूप का, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो ये कोई भी एलिमेंट जो होगा इस लूप का, करंट एलिमेंट का, वो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट डी एल इन फिगर 4.11। तो 4.11 is in the yz plane, whereas the displacement vector r from dl to the axial point is in the xy plane। तो इसमें जो करंट एलिमेंट है यहाँ पर dl, इसके लिए जो करंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, जबकि अगर मैं करंट एलिमेंट यहाँ पर लूँ तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो यहाँ पर होगा along the axis। तो इसलिए
डी एल क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर डी एल होगा। नाउ दस डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल। और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो आर डी एल था, एल डी एल क्रॉस आर था, उसको मैंने लिख दिया आर डी एल, इसको मैंने यहाँ आर डी एल लिख लूँगा। इसको मैं अगर करूँ तो डी बी इज इक्वल टू, इसको मैं लिखता हूँ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, और डी एल क्रॉस आर को आर डी एल मैग्नीट्यूड में मैं लिख सकता हूँ, तो आर डी एल डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो आर से एक स्क्वायर, ये एक आर कैंसिल हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। और आर स्क्वायर हमें पता है, आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर है, यानी कि ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, आर स्क्वायर की प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। आगे देखते हैं इसमें। तो डायरेक्शन ऑफ डी बी शोन इन फिगर 4.11। तो इसकी डायरेक्शन जैसे हमने देखा था राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से, तो डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन है, ये डी बी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थ्रू राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें क्या करते हैं हम, तो जो करंट एलिमेंट है उससे हम आर की तरफ चलेंगे, आर की तरफ स्क्रू को रोटेट कराएंगे, उस हिसाब से हमारी डायरेक्शन के स्क्रू जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। इस केस में डायरेक्शन डी पी है। नेक्स्ट है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय डी एल एंड आर। तो डी एल और जो आर के जो करंट एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ये डायरेक्शन। इट हैज़ एन एक्स कॉम्पोनेंट डी बी एक्स एंड अ कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू वाई एक्स एक्सिस डी परपेंडिकुलर। तो इसमें दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं हम इसको। डी बी को जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई स्मॉल करंट एलिमेंट से, उसे हम दो कंपोनेंट में ये डी बी परपेंडिकुलर और डी बी एक्स में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा, हम यानी कि जितने भी करंट एलिमेंट को जब हम सम अप करेंगे, उनका समेशन करेंगे, जब फाइंड आउट करेंगे करंट मैग्नेटिक फील्ड सारे एलिमेंट की वजह से, तो ये डी बी परपेंडिकुलर का कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सपोज जैसे हमने इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डी बी परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आई, तो इसके डायमेट्रिकली सिमेट्रिक ऑपोजिट एंड इसकी वजह से, इस करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली सारे हर एक पॉइंट के लिए एक ऑपोजिट पॉइंट होगा जहाँ पर उसके ऑपोजिट में ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। यानी कि जो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो बस एक्स एक्सेस में अलोंग मिलेगी। तो इसी को देखते हैं। when the component perpendicular to the x axis sum over they cancel out and we obtain a null effect। तो जो भी x axis के परपेंडिकुलर जो भी कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल द डी बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्यू टू डी एल इज कैंसल बाय द कंट्रीब्यूशन टू द डायमेट्रिकल ऑपोजिट डी एल एलिमेंट। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया, इसके जो ऑपोजिट एंड था उससे वो कैंसिल हुआ। Thus only the x component survive. The net contribution along the x-axis can be obtained by the integrating dbx is equal to db cos theta। तो dbx यानी कि db cos theta होगा। नाउ इसमें अगर हम एंगल देखें तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और जो db है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से r 90 डिग्री बना रहा है बिकॉज ऑफ पाम रूल। जो r क्रॉस dl है वो डी बी उन दोनों के क्रॉस के इक्वल है, तो उनके दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये एंगल हमारा थीटा आ गया बिकॉज 90 माइनस थीटा इज थीटा। एंड ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हम इंटरेस्टेड है कॉस थीटा फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये कंपोनेंट जो है कॉस थीटा है, और कॉस थीटा में पता है साइन 90 माइनस थीटा है। तो हम साइन 90 माइनस थीटा फाइंड आउट करेंगे इस ट्राइंगल से साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इस ट्राइंगल से क्या होगा, वो होगा परपेंडिकुलर यहाँ पर है कैपिटल आर डिवाइडेड बाय एक्स है, और एक्स की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल आर डिवाइडेड बाय
आर, दैट इज़ द हाइपोटेन्यूज स्मॉल आर, और आर की वैल्यू हम प्रीवियसली देख चुके क्या थी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 1/2 पाइथागोरस थ्योरम से। तो कॉस थीटा हमारा क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया है कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 1/2। तो इसको यूज़ करेंगे। तो अगर ये देखें हम, तो कॉस थीटा हमारा ये आ चुका है यहाँ, ये। उसके बाद अब हमें डी भी हमने फाइंड आउट कर लिया था, डी भी हमारा फाइंड आउट हुआ था μ0/4 आई डी एल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अब हमें नीड है डी बी कॉस थीटा, हमें कॉस थीटा कॉम्पोनेंट निकालना है। तो हम क्या सिंपली क्या करेंगे, कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा की वैल्यू, डी बी कॉस थीटा हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो आई अभी हमारी आई वो आई है आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली μ0/4 आई डी एल आर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया। तो इस तरह से ये डी बी एक्स या डी बी कॉस थीटा में जो एक्स एक्सिस में कॉम्पोनेंट है वो ये आ गया μ0 आई डी एल डिवाइडेड बाई 4 कैपिटल आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3/2। इसके बाद अब ये है एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, ये छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से अगर हम पूरे लूप में से इंटीग्रेट कर दें, इसको पूरे लूप में अगर हम इंटीग्रेट कर दें, तो पूरे लूप में अगर हम इंटीग्रेट कर दें पूरे लूप में, तो अलोंग, तो इसका जो इंटीग्रेशन करने के बाद अब μ0 इसमें कांस्टेंट है, μ0 कांस्टेंट है, करंट आई करंट एलिमेंट है हमने, तो इसका इंटीग्रेशन होगा आई डी एल का 4 कांस्टेंट है। रेडियस अभी हम जो सर्कल कंसिडर कर रहे हैं हम उसको, वो भी अभी के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, आर भी कांस्टेंट हो जाएगा, और एक्स जो डिस्टेंस है वो भी इस डेरिवेशन के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज वो डिस्टेंस अभी फिक्स हो जाएगा। तो इसमें जो वेरिएबल है वो डी एल है, और डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम होल लूप में तो आ जाएगा 2 कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस इस लूप का कैपिटल आर है। तो यही चीज़ यहाँ पर आगे करिए, तो इसको देखते हैं। तो समेशन ऑफ एलिमेंट्स dl over the loop yields 2 r, the circumference of the loop. Thus the magnetic field at P due to entire loop is bx I cap। तो जो i x एक्सिस में जो कंपोनेंट है μ0 I r स्क्वायर, यानी कि जो अभी हमारा μ0 4 और आई डी एल, और आई डी एल की वैल्यू डी एल 2 आर आ गया हमारा, डी एल का जब हम इंटीग्रेशन किया, और नीचे हमारा बचता है, नीचे हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3/2। तो जब 2 से 2 टाइम्स और पाई से पाई कैंसिल, तो जो मिल जाएगा हमें वो मिल जाएगा ये μ0 आई, और यहाँ पर जो हमारा 2 आर था और एक आर हमारा और था जो इसके साथ था, इसके साथ आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/, ये आर था तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 आई के वो लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप की वजह से किसी भी पॉइंट पे इतनी फाइंड आउट हो जाएगी। एज ए स्पेशल केस ऑफ द अबाउट रिजल्ट वी मे ऑब्टेन द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप हियर x इज इक्वल टू 0। अगर हम फील्ड को, हमने ये सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे निकाली जो कुछ डिस्टेंस पे, एक डिस्टेंस पे, अगर ये हमें ये फील्ड सेंटर पे फाइंड आउट करनी है तो x केस में 0 हो जाएगा। तो x को 0 पुट करने पे जो वैल्यू आएगी, तो उस केस में यहाँ पर b जो होगा वो क्या होगा, b μ0 I और r स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर तो 0 है, तो आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज आर क्यूब, यानी कि, और आई कैप तो है ही, तो आर स्क्वायर से तो 1 आर रिमेन एक रह गया, तो बी नॉट क्या आ गया एट द सेंटर ऑफ द करंट करिंग लूप, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0 I डिवाइडेड बाई 2r आई कैप। नेक्स्ट
द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर वायर फ्रॉम क्लोज लूप्स आर शोन इन फिगर 4.12। तो सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से होगी। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो हम अपनी जो राइट हैंड है उसको, उसकी फिंगर को जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है इस लूप से, उस डायरेक्शन में हम, जैसे कि फिगर में शो भी करा है, उस डायरेक्शन में हम उसे प्लेस करेंगे फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो फिंगर हमारी उस डायरेक्शन में ही हमने कर्ल कर लिया। डायरेक्शन ऑफ थंब हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। डायरेक्शन ऑफ थंब हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा।